हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का, है ना, टोटल क्वेश्चन जो क्लास 10th का है। और यह जो होगा आप लोगों के लिए बिहार पुलिस हो गया या बिहार एसआई हो गया, बिहार जैसे सचिवालय जो आने वाली है से, या बिहार एसएससी जो माने वैकेंसी निकाल चुके हैं उसके लिए, सभी के लिए यह रामबाण होगा, ठीक है ना। क्योंकि सब जो है से आपका एनसीईआरटी बेस्ड माने टोटल क्वेश्चन है। और आपका जैसे सभी क्लास का हम करेंगे, जैसे 9th 10th और बिहार पुलिस का आप सिलेबस चेंज भी हो गया, ये भी बात आप लोगों को पता ही होगा। जो 10th लेवल तकला ही आप लोगों को बिहार पुलिस में पूछेगा। तो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम आते आते माने टोटल सिलेबस आप लोगों का हम क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। जैसे ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद हिस्ट्री हो गया, उसके बाद पॉलिटिकल हो गया, पॉल साइंस कह सकते हैं, उसके बाद आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया। सभी को बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, दिल थाम के बैठेंगे, टोटल सेशन को अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है ना। और जहाँ दिक्कत होता है वहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, है ना। और जो आदमी हमारे चैनल पे नए होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। तनी दोस्त महिमों में क्या कीजिएगा, वीडियो के शेयर माने ज़रूर कीजिएगा और एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, यह रामबाण काम करेगा, है ना, बिहार पुलिस के लिए। जितना भी बिहार के जितना भी एग्ज़ाम हो, अब कहिएगा सर माने रेलवे में नहीं, तो रेलवे में के जैसे ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, उसके बाद एलपी हो गया, सभी में यह आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। ग्रुप डी आने वाली है उसके लिए भी, तो अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। गौर कीजिएगा, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तेज़ी से चलेंगे क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है, लमसम 200-300 से कम क्वेश्चन नहीं होगा, इसलिए काफ़ी तेज़ी से हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। ये तो जितना हो सके उतना तेज़ी से रिवीजन करते हैं। सभी आदमी पूरे सेशन को देखिएगा, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा, तभी जाकर कुछ बेनिफिट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गौर करिएगा। कहता है किस आयोग की, ये आयोग कह सकते हैं या कमेटी ने स्वतंत्र पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत किया है, ठीक है ना। तो कहेगा किस आयोग या कमेटी ने स्वतंत्र पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत किया है, तो यह हो जाएगा ब्रundtland आयोग, जो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है, तो बफर स्टॉक जो बनाता है आपका खाद यानी कि भारतीय खाद्य निगम, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना है, ए है, ठीक है ना। आप लोग भी क्या कीजिएगा, स्कोरिंग बताइएगा से कितना जाता है आप लोगों का स्कोरिंग, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद ये रिवीजन क्लास है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका आंसर भी है जो आपको बगल में दिया हुआ है, आप खुद से अगर चाहिएगा तो आप पीडीएफ भी अगर चाहिएगा तो पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, है ना। चलते, कहता लोएस्क क्या है, आप लोग रिवीजन कीजिए क्या है नहीं है ना। आम खाने से मतलब रखे, गुठली मत गिनिए, ठीक है ना। पढ़ाई पे फोकस करेंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं सब पढ़ाई पर कम ध्यान देते हैं और फालतू बात पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, इस बात को भी गौर कीजिएगा। इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। और सोचिए से हमको एक माने सीट कैसे पक्का करना है तो करना है, या तो जैसे जितना एफर्ट मारना होगा उतना एफर्ट मार दीजिए, बहुत कम समय अब बच गया, ठीक है ना। चलिए, और 2000 समथिंग आपका बिहार दरोगा का भी वैकेंसी आ रही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बिहार एसएससी का भी एग्ज़ाम होने वाली है, बिहार सीजीएल आने वाली है, इसलिए कस के तैयारी कीजिए। आगे कहता है लोएस्क क्या है, लोएस्क एक आपका अनवीकरणीय संसाधन है। सबसे पहले नवीकरणीय और अनवीकरणीय के बारे में जान लेते हैं। नवीकरणीय किसको कहा जाता है, जिसको पुनः प्राप्त किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नवीकरणीय। और जिसको पुनः प्राप्त नहीं किया जाता है उसको अनवीकरणीय। जैसे कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, है ना, उसके बाद पेट्रोलियम हो गया, कोयला, ये सब जितना भी आपका अनवीकरणीय है, क्या है आपका, नवीकरणीय। इस तरह एक तरह माने ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, जैसे कह देगा आपको जे नवीकरणीय इसमें से कौन सा संसाधन है ना। तो 4 गो ऑप्शन रहेगा, उसमें से आपको खोजना रहेगा, या अनवीकरणीय कौन सा संसाधन है वो आपको खोजना रहेगा, है ना। और यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन दिया, लोएस्क क्या है, तो अनवीकरणीय, है ना। उसके बाद आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 4 नंबर पे क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन कार्बनिक खनिज है। कार्बनिक खनिज यानी कि सबसे ज़्यादा की अगर बात किया जाए तो आपका कोयला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोयला। सबसे ज़्यादा कार्बनिक खनिज क्या है, कोयले में पाया जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नंदा देवी क्या है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है से आपका कहाँ है,
उत्तराखंड है। क्या है आपका? उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? बी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, नंदा देवी का है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, बर्ड यानी कि ब्रंट लैंड आयोग संबंधित है, किससे संबंधित है? तो समावेशी विकास से। क्या होगा आपका? समावेशी विकास, जो ऑप्शन नंबर आपका क्या है? ए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, रिवीजन कीजिए जितना तेजी हो सके उतना। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, माने कहाँ हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था रियो डी जनेरो में। 3 गो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, 1991 एक हुआ था, 1992 में हुआ था, है ना, सॉरी 1992 में, और 3 गो, और एक जो हुआ था 2002 में, और एक जो हुआ था आपका तीसरा की अगर बात किया जाए 12 में हुआ था। 1900 कब हुआ था? नहीं 2012 में हुआ था। ठीक है ना, पहला जो हुआ था रियो डी जनेरो में हुआ था, तीसरा भी हुआ था रियो डी जनेरो में, दूसरा जो हुआ था जोहान्सबर्ग में हुआ था। इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे तीसरा भी पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। 12 याद रखेंगे, है ना। तो आगे, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला एक अनवीकरणीय है। कोयला क्या? अनवीकरणीय संसाधन है ना। उसके बाद द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? यह इनमें से कोई नहीं, तो हम बता दिए तो जोहान्सबर्ग में हुआ था। इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद एकदम रिवीजन कीजिए तेजी से। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो पूर्ण पूर्ति योग, यानी कि पुनः पूर्ति योग का मतलब होता है फिर से ये इसको प्राप्त किया जा सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं नवीकरणीय। क्या कह सकते हैं? नवीकरणीय। निम्नलिखित में से किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? यह किसने कहा था? तो जेम्स मैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कहता है प्राकृतिक से संपादों में यानी कि किसका भंडारण सीमित है? तो सबसे ज़्यादा कोयला का जो है से क्या है? सीमित भंडार है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोयला। उसके बाद डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो संसाधन के विद्रोहन से। संसाधन के विद्रोहन से, यानी कि ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? सी के साथ जाएंगे। अब क्या कहता है? तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्तक यानी कि आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो ये हो जाएगा आपका कितना? 200। कितना हो जाएगा? 200, है ना। 3 तरह का होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक जो आपका हो जाएगा 12 किलोमीटर, एक हो जाएगा 24 किलोमीटर, एक आपका हो जाएगा जो 200 हो जाएगा। सुदूर कहेगा तो आपका चल जाएगा क्या? 24, और आर्थिक कहेगा तो 200 याद रखेंगे। जो बच गया से आपका 12 हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। यानी कि अब चैप्टर नंबर 2 पे आएंगे, ध्यान देंगे। चैप्टर नंबर 2 आगे आते हैं, ध्यान दीजिएगा आगे क्या कहता है। ज़्यादा जूम चले दिखाई दे रही होगी सभी आदमी को, है ना। आते हैं यहाँ से, क्या कहता है? निम्नलिखित में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांगर। और न्यूनतम अगर कहेगा तो माने नया वाला को खादर कहा जाता है। सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब कहेगा से लेटेराइट मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चाय और इलायची के लिए लेटेराइट मिट्टी प्रसिद्ध है। कहाँ पाया जाता है? तो केरल में पाया जाता है। उसके बाद अगर कहेगा जो काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? तो रेगुर मृदा कह सकते हैं। और काली मिट्टी जो है से कपास की खेती के लिए प्रयुक्त की जाती है। सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए से कपास की खेती कहाँ होती है? तो गुजरात और महाराष्ट्र में होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसको दरारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, स्वयं जोता हुआ मिट्टी भी कहा जाता है। किसको? काली मिट्टी को कहा जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं, पंजाब में भूमि के निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो यह होगा अधिक सिंचाई के कारण जो होता है से निम्नीकरण होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ जाता है? तो आर्सेनिक का, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है सर आर्सेनिक का बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। उसके बाद मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? तो यह आपका हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। रिवीजन कीजिए तेज़ी से, जितना हो सके उतना, लास्ट तक बने रहिएगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा।
प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? यह जो होगा अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, जो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? ए के साथ चलेंगे। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? अभी थोड़ा देर पहले बताया, रेगुड़ मृदा। क्या होगा? रेगुड़ मृदा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। काली मिट्टी उपयुक्त होती है किसके लिए? कपास के लिए। ये भी बात अभी बता दी है, कपास की खेती के लिए। सोपानी कृषि किस राज्य में होती है? यह जो होती है उत्तराखंड में होती है। सोपानी कृषि कहाँ होती है? उत्तराखंड में होती है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? एंड्रीन है। क्या है? एंड्रीन। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। आगे कहता है भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो ये भी बात बताए, सबसे ज़्यादा मिट्टी जो पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। कौन सी मिट्टी पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, है ना। आगे चलते हैं, क्या कहता है आगे? निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? सभी आदमी जानते होंगे इस बिहार का शोक किसे, यानी कि कोसी को कहा जाता है। और मार्ग बदलने वाली भी यह जो है से प्रचलित है, मार्ग बदलने में कोसी को कहा जाता है। उसके बाद भारत में कहता है भारत में सबसे लंबा बांध जो है से कौन है? हीराकुंड बांध है। कौन है? हीराकुंड बांध है। कहाँ है? तो महानदी पर है। कौन? महानदी पर। कहाँ पड़ेगा था आपका? उड़ीसा में। कहाँ पड़ेगा? उड़ीसा में, याद रखेंगे। रिहंद बांध आपका उत्तर प्रदेश में होगा, है ना। उसके बाद नरौड़ा बांध भी आपका यहीं पे हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में ही हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, भाखड़ा नगर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है ना। तो भाखड़ा नगर परियोजना जो है सतलज नदी पर है, या ऑप्शन नंबर क्या? सी के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी, याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, कहेगा स्वेज नहर को कब खोला गया था? तो यह जो खोला गया था 1869 यानी कि ऑप्शन नंबर क्या? बी। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे। कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? यह जो बनाया गया है यह कावेरी नदी पर। ऑप्शन नंबर क्या? अगर दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाएगा? कावेरी को कहा जाएगा। उसके बाद बूढ़ी गंगा किसको कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बिहार कहते हैं, सॉरी। उसके बाद अगर कहेगा भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। विश्व में कहेगा कौन सी नदी लंबी है? तो नील नदी माने लंबी है ना। उसके बाद आगे चलते हैं, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति जो है से कब लागू किया गया था? तो 1987 में, सितंबर 1987 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। गोविंद सागर मानव निर्मित यानी कि कृत्रिम जलाशय का संबंधित है, यानी कि किससे? रिहंद बांध से। यानी कि रिहंद बांध पर ही गोविंद सागर बांध बनाया गया, जो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सभी आदमी जानते हैं मानसीराम, यानी कि मेघालय में सबसे ज़्यादा, है ना, बारिश होती है। उसके बाद वर्षों का नगर भी इसे कहा जाता है ना। देश में बांध को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? यह कहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। भारत का मंदिर किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? यह 65%। कितना परसेंट? 65% पाया जाता है। उसके बाद बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। पीला ग्रह किसे कहा जाएगा? बृहस्पति को। उसके बाद काला ग्रह किसे कहा जाता है? तो शनि को कहा जाता है। हरा ग्रह किसे कहा जाएगा? वरुण भाई को कहा जाएगा। लाल ग्रह किसे कहा जाएगा? मंगल को कहा जाता है। उसके बाद आगे कहेगा सर टोटल ग्रहों की संख्या कितना है? तो 8 है ना। उसके बाद अगर पार्थिव ग्रह कै गो है? तो 4 गो। बाह्य ग्रह कै गो है? तो 4 गो। तो 4 और 4 कितना हो गया? 8 गो। अगर सबसे बड़ा ग्रह कहेगा तो बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह कहेगा तो बुध। उसके बाद कह देगा जे कौन ऐसे ग्रह है जिसके पास एक भी उपग्रह नहीं है? तो बुध। और किसके पास? शुक्र के पास। उसके बाद अगर आकार की दृष्टि में पृथ्वी का कैमा स्थान आता है? तो 5वां आकार आता है। अगर कहेगा झल्ला युक्त यानी कि ग्रह कौन सा है? तो शनि। कितने बला है? तो 7। इसका खोज किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है? तो शनि के पास है ना। पहले बृहस्पति के पास था, अब शनि के पास हो गया है, याद रखेंगे। उसके बाद अगर कहेगा भोर का तारा और सांझ का तारा, भगना भगनी, जो भी हो, फलना चिलना, दुनिया जहान, हेन तेन लमटेन, कुछ भी कहेगा तो शुक्र है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर कहेगा सबसे ज़्यादा मीथेन गैस किस पे माने पाया जाता है? कौन से माने ग्रह पर? अरुण गैस माने अरुण ग्रह पे। उसके बाद लेटा हुआ ग्रह कौन है? अरुण भी है। उसके बाद 2 ऐसे ग्रह जो
पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है वह बताइएगा कौन है? तरुण। और कौन है? शुक्र है। यहाँ पर दिन होगा तो वहाँ पर रात, रात होगा वहाँ पर तो यहाँ पर दिन होगा। यह उल्टा चक्कर लगाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद कहेगा दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह चलता है तो किसके किसके बीच? तो मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह चलता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। चलिए आगे। कुल जल का यानी कि कितना परसेंट यानी कि महासागरों में है? तो यह आपका हो जाएगा 96 पॉइंट कितना 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। कहेगा मैथन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तब बराक नदी पर। कौन सा नदी पर? बराक नदी पर बनाया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? अगले चैप्टर की ओर आ गए, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? चरक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चरक। चरक किसके दरबार में रहता था? कनिष्क के दरबार में रहता था। और बौद्ध यानी कि अगर कहेगा जे बौद्ध धर्म की यानी कि चौथी संगीति जो हुआ था वह किसके समय में हुआ था? तो कनिष्क के समय में 4 गो संगीतियाँ हुआ था, है ना। 483, 383, 295, 255 या 51 दे सकते हैं, या प्रथम शताब्दी में कह सकते हैं। तो प्रथम जो हुआ था किसके समय में हुआ था? अजातशत्रु के समय में। दूसर का जो हुआ था अ, इसका ट्रिक याद रख लीजिएगा, अ का अक, क से अ से हो जाएगा अजातशत्रु, क से हो जाएगा कनिष्क, और अ का अ से हो जाएगा अशोक, और क से हो जाएगा फिर कनिष्क। याद रखेंगे चारों को, अ का अक से। ठीक है ना, 4 गो बौद्ध संगीतियाँ हुआ था। पहला का हुआ था राजगिरी में, दूसर का हुआ था कहाँ? वैशाली में, तीसर का हुआ था पाटलिपुत्र में, फिर हुआ था कुंडल में यानी कि कुंडल वन में हुआ था, याद रखेंगे, जो कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, चलते हैं आगे। चलते हैं आगे, क्या कहता है? भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? यह जो आपका हुआ था 1952 में हुआ था। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? बी के साथ जाएंगे। बाघ परियोजना की शुरुआत किसके माने कब किया गया था? या टाइगर प्रोजेक्ट कह सकते हैं, तो 1973 में। 1973 ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ठीक है ना। अगर भारत में अगर देखा जाए बाघों की अगर संख्या देखा जाए तो टोटल 3100 समथिंग है। सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। सबसे वन की अगर बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। उसके बाद टेक्सोल का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो यह कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। उसके बाद क्यूनाइन का उपयोग यहाँ किया जाता है, तो यह मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है ना। उसके बाद आगे चलते हैं, कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह असम में है। कहाँ है? असम में। एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रचलित है। उसके बाद आगे चलते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है प्रथम राष्ट्रीय पार्क है, याद रखेंगे। इसके बीचों बीच क्या गया? रामगंगा, और इसका नाम भी रख दिया गया कथी? रामगंगा। उसके बाद सबसे बड़ा अगर कहेगा तो लेह और लद्दाख, है ना, हेमिस शायद है, हेमिस है। और उसके बाद आगे चलते हैं, कांजीरंगा। उसके बाद गिर कहेगा तो गुजरात में है। दुधवा कहेगा तो आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। और गिर वाला जो है से बब्बर शेर के लिए प्रचलित है ना। और उसके बाद कान्हा अगर राष्ट्रीय पार्क कहेगा तो भी आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में हो गया। उसके बाद अगर कह देगा माने बहुत सारा है, यानी कि रणथंभौर यानी कि राजस्थान में हो जाएगा। बांदीपुर कहेगा कर्नाटक में हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से बहुत सारे हैं। आगे चलते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो आपका उत्तराखंड में है ना। सबसे पहला का है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बीचों बीच क्या गया? रामगंगा। उसके बाद भारत का सबसे छोटा एवं जैव मंडल रिजर्व कौन सा है ना? डिब्रू यानी कि सिकोया है। डिब्रू सिकोया है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। गुजरात के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान कौन सा जानवर के लिए प्रचलित है? देखिए आ गया ना, सिंह के लिए। किसके लिए? सिंह के लिए। उसके बाद भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? अभी ये थोड़ा देर पहले बताए, यानी कि मध्य प्रदेश। क्या? मध्य प्रदेश, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो यह आपका हो जाएगा घड़ियाल और मगरमच्छ। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? ए के साथ जाएंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन क्या कहता है? सुंदरबन कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? सुंदरबन कहाँ पड़ेगा? पश्चिम बंगाल में। मैकरवा वन जो है सुंदरबन में ही पाया जाता है। सुंदरी वन भी वहीं पे पाया जाता है ना। और यह जो है से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का यह माने संगम से, यानी कि डेल्टा का क्या होता है? निर्माण होता है। कहाँ? याद रखेंगे,
डेल्टा का निर्माण होता है। और डेल्टा की अगर बात किया जाए, डेल्टा न बनाने वाली कौन सी हो जाएगी? ताप्ती और नर्मदा जो है से डेल्टा नहीं बनाती, बाकी बस जितना भी नदी है वो डेल्टा बनाती है। यह दोनों नदी जो है पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और कहाँ जाके खंबात की खाड़ी में गिरती है और उसके बाद चला जाता है अरब सागर में, याद रखेंगे। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? यह आपका हो जाएगा मयूर। क्या हो जाएगा? मयूर कह सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मयूर हो जाएगा। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? वन, जीव और वनस्पतियों के संरक्षण से, ऑप्शन नंबर बी के साथ। ये याद रखेंगे, अनुच्छेद नहीं है, यह धारा है, कन्फ्यूज मत होइएगा आप लोग, ठीक है ना। 21 के अगर अनुच्छेद की बात किया, 21 के 1 में क्या किया गया है? तो बच्चों के यानी कि 6 वर्ष से लेकर यानी कि 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है तो कितने भागों में? 3 भागों में। आप लोग कहिएगा से इतना तेज़ी से चले क्योंकि हम लोग रिवीजन क्लास कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। टाइम नहीं है, जितना से जितना हो सके उतना जल्दी रिवीजन हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। चलती है आगे। FAO की यानी कि वन की रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार किया गया था? तो 4 अरब हेक्टेयर, यानी कि 4 अरब हेक्टेयर पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो 19.27, ऑप्शन नंबर किसके साथ चलेंगे? बी के साथ। उसके बाद पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन पाया जाता है? तो 60.11, ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? डी के साथ जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 1951 से लेकर 1980 तक का लगभग अतः कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुए हैं? यह हो जाएगा 26,200, ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? बी के साथ जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद मैक्रोबस का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? तो यह आपका होगा सुंदरबन में। अब ये बताएं ऐसे मैक्रोबा वन जो है से कहाँ पाया जाता है? सुंदरबन में, ठीक है ना। आ गया। उसके बाद वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? यह 20.55 है जो भौगोलिक क्षेत्र में है, जो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? बी के साथ जाएंगे, ठीक है ना। तो यह भी चैप्टर आपका क्या होता है? खत्म हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलते हैं। क्या कहता है? मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? मैग्नीज उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो है सो उड़ीसा है। क्या हो जाएगा? उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो हेमेटाइट। क्या हो जाएगा? हेमेटाइट। देखिए लिग्नाइट और बिटुमिनस जो है यह कोयले का प्रकार है। क्या चीज़ का? कोयले का, याद रखेंगे। उसके बाद भारत में जो पाया जाता है वह बिटुमिनस कोयला ही पाया जाता है ना, याद रखेंगे। सबसे अच्छे कोयला जो होता है से कौन होता है? एंथ्रासाइट होता है, ठीक है ना। सबसे खराब जो लोहा होता है वह क्या होता है? पीट, याद रखें। लोहा कहते हैं, कोयला पीट होता है। उसके बाद आगे चलते हैं। कहता है तो निम्नलिखित में से कौन सा लोहा एक प्रकार लोहे का एक प्रकार है? तो आपका हो जाएगा हेमेटाइट। कहता भारत का सबसे बड़ा लोह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा है। क्या है? उड़ीसा। एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है? यह हो जाएगा बॉक्साइट, यानी कि बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निर्माण किया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चूना पत्थर आपका सीमेंट उद्योग के लिए सबसे प्रमुख माल है। भारत में प्राचीनतम कोयले को खान जो है से कौन सा है? यह आपका हो जाएगा रानीगंज, जो ऑप्शन नंबर आपका ए है। ऑप्शन नंबर क्या है आपका? ए है। उसके बाद आगे चलते हैं। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा सबसे बड़ा जो है से बॉक्साइट का उत्पादक राज्य है। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो लोहा को जो है सो उद्योगों की जननी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? यह हो जाएगा आपका मैग्नेटाइट। क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइट। उसके बाद निम्नलिखित खनिजों का कोडरमा जो है किससे संबंधित है? यह अभ्रक के लिए जो है सो कोडरमा क्या है? संबंधित है। कहाँ पड़ता है? झारखंड में। कहाँ पड़ेगा? झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? यह पाइराइट जो है आपका कह सकते हैं अधात्विक है। क्या है आपका? अधात्विक, ऑप्शन नंबर नहीं, पाइराइट यानी कि धात्विक हो जाएगा। सॉरी, यह गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, यानी कि धात्विक हो जाएगा। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? तो 10 kg है ना। ऑप्शन नंबर क्या? बी के साथ चलेंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ध्यान देंगे, है ना।
अगला क्वेश्चन है जी, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो यह आपका हो जाएगा कौन? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर क्या जाएंगे? ए के साथ। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो यह आपका हो जाएगा सीमेंट। सीमेंट में है जो कच्चा माल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? यह आपका हो जाएगा मैग्नीज। मैग्नीज जो है सो उड़ीसा के लिए प्रचलित है। मैग्नीज सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में पाया जाता है ना। चिल्का झील कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। सबसे पहले जो है अगर रामसर साइड के रूप की अगर बात किया जाए, चिल्का झील को ही क्या किया गया था? पहले ऐड किया गया था। उसके बाद सबसे बड़ा रामसर साइड अगर कहेगा तो सुंदरबन हो जाएगा, और सबसे छोटा कह देगा तो रेणुका हो जाएगा। आर्द्र भूमि की अगर बात किया जाए सबसे ज़्यादा कहाँ है आपका? तो गुजरात चल जाइए। और अगर कहेगा सो आर्द्रता दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे चलते, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज का उदाहरण है? यह ग्रेफाइट हो जाएगा। ग्रेफाइट याद रखेंगे, यह विद्युत का सुचालक होता है अधातु होते हुए भी, और हीरा जो होता है वह धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर कहेगा से कार्बन का शुद्धतम रूप क्या होता है? तो हीरा। क्या है? हीरा। हीरा का उपयोग कहाँ किया जाता है? चट्टान को काटने में, शीशा को तोड़ने में। अगर कहेगा ग्रेफाइट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो पेंसिल को बनाने में। इस बात को भी ध्यान रखेंगे आप लोग सभी आदमी, ठीक है ना। एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से बोलने का रीज़न है क्योंकि हम लोग सेशन को क्या कर रहे हैं? रिवीजन कर रहे हैं। ओके, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया और डिस्कशन भी ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, है ना। क्योंकि टोटल हमको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी को हमको क्या करना है? रिवीजन करवाना है। और बहुत क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादक होता है? तो 80%। क्या होता है? 80। अगर वही में कहता है भारत में लगभग कितना प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अगर कहेगा मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान आता है? तो 6ठा स्थान आता है ना। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। चलिए, ए भी सेशन के माने ए भी चैप्टर क्या होता है आपका? ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं, याद रखेंगे, ठीक है ना। अगले चैप्टर क्या है? भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र में रेल परिवहन केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो यह आपका हो जाएगा 18। ऑप्शन नंबर क्या? सी के साथ चलेंगे। और उसके बाद सबसे पहले जो चला था वह डलहौजी के समय में चला था, 1853 में चला था। इस बात को ध्यान रखेंगे। कहाँ चला था? मुंबई से थाने के बीच कै किलोमीटर? 34 किलोमीटर चला था, है ना। उसके बाद आगे, भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ किया गया था? दार्जिलिंग में किया गया था। कहाँ किया गया था? दार्जिलिंग में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक भी है। ये सभी जो है सो आपका जीवाश्म ईंधन है। यह जो है सो अनवीकरणीय है, जिसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मणिकरण यानी कि भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो यह हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। चलते हैं उसके बाद आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा अगले क्वेश्चन की। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? यह जो आपको पाया जाता है पेट्रोलियम के साथ। किसके साथ? पेट्रोलियम के साथ। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। पेट्रोलियम कहाँ प्राप्त किया जाता है? पेट्रोलियम जो है आपको समुद्र में प्राप्त किया जाता है। जब बड़े बड़े जीव जंतु मर जाते हैं तो वह समुद्र के पेंदी में क्या होते हैं? जाकर बैठ जाते हैं, और वह धूल कण बालू से नीचे क्या हो जाते हैं? दब जाते हैं। और वह सर गढ़ का एक लिक्विड की अवस्था में हो जाता है, वो भूरा रंग की अवस्था में हो जाता है। तब जाकर उसको पाइप द्वारा क्या किया जाता है? बाहर निकाला जाता है। उसके बाद उसको रिफाइन किया जाता है, और तब जाकर पेट्रोलियम से ही, यानी कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, अलकतरा हो गया, जितना भी चीज़ बनाया जाता है वह पेट्रोलियम से ही बनाया जाता है, उसको रिफाइन करके। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास के सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो यह आपका हो जाएगा राजस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो सौर ऊर्जा, जिसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? नवीकरणीय। क्या कहेंगे? नवीकरणीय। उसके बाद आगे, कहेगा परमाणु विद्युत गिरी कहाँ है? तो कहेगा तो कर्नाटक। कहेगा तो कर्नाटक। कहेगा तो कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला स्वदेशी
प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? यह जो बना था सबसे पहला का जो बना था कब, यानी देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन होता है। स्वदेशी के बाद कहा रहा है प्रथम नहीं, प्रथम कहता तो आपका ऑप्शन नंबर सी मारते। बाकी अगर कह रहा है स्वदेशी कह रहा है तो कल्पकम हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है डी, ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। तारापुर का है तो महाराष्ट्र में याद रखेंगे। और यह जो है आपका शायद पड़ता है कर्नाटक या तमिलनाडु में ही पड़ता है, तमिलनाडु में। उसके बाद आगे, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? तो परमाणु विद्युत गृह जो है प्रथम तारापुर है। अब ये थोड़ा देर हम अभी बताएं। तारापुर है पहला का, कहाँ पड़ता है आपका? महाराष्ट्र में पड़ता है। और भारत में मुख्यतः किस प्रकार के कोयले पाया जाता है? अब ये भी क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं, बिटुमिनस या जो ऑप्शन नंबर बी है। और सबसे उच्चतम किस्म का कोयला कौन है? एंथ्रासाइट होता है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? महानदी पर है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। हीराकुंड का महानदी पर। निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है? तो जीवाश्म ईंधन जो है अनवीकरणीय संसाधन है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और नवीकरणीय संसाधन है। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है कहाँ है? तो डिगबोई। कहाँ है? डिगबोई, असम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। उसके बाद कहेगा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो यह हो जाएगा एंथ्रासाइट। सर्वोत्तम कोयले माने अच्छे कोयले जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एंथ्रासाइट। सबसे घटिया कोयला जो होता है से आपका हो जाता है पीट। ये भी बात बता चुके हैं, पीट। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? यह जो आपका हो जाएगा तारापुर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? तारापुर, है ना। उसके बाद तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। अब ये बता दिए कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका हो जाएगा झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड। सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादक राज्य झारखंड। हीराकुंड बांध जो है वह कहाँ है, किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ है? महानदी पर है। कहाँ है? महानदी पर है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल तो कहेगा जादूगोड़ा। क्या हो जाएगा? जादूगोड़ा। कहाँ है? जादूगोड़ा। उसके बाद आगे, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो प्राथमिक ऊर्जा की अगर बात किया जाए, देखिए प्राथमिक ऊर्जा किसको कहा जाता है? ऐसे प्राथमिक ऊर्जा किसको कहा जाता है? गौर कीजिएगा, है ना। प्राथमिक ऊर्जा किसको कहा जाता है? तो जैसे प्राकृतिक गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, उसके बाद कोयला हो गया, है ना। इस तरह आपका माने प्राथमिक ऊर्जा है। कहता है कौन न है? तो न कौन होगा? यानी कि विद्युत हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत, देखिएगा अनवीकरणीय को ही कहा जाता है गैर परंपरागत, याद रखेंगे। अनवीकरणीय को क्या कहेंगे? गैर परंपरागत। और नवीकरणीय को बोलते हैं परंपरागत। परंपरागत, कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखेंगे। तो कहता कोयला, पेट्रोलियम, ये जितना भी है आपका कथी है? तो अनवीकरणीय यानी कि परंपरागत है। तो कौन नहीं है? तो सौर ऊर्जा जो है नवी माने गैर परंपरागत स्रोत है, तो यानी कि सौर ऊर्जा यानी कि नवीकरणीय है ना, जिसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद कहता है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो आपका हो जाएगा का असम में। कहाँ? असम, यानी कि डिगबोई, याद रखेंगे। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो आपका जो है पुनः पूर्ति योग, जो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है, जिसको पुनः प्राप्त किया नहीं जा सकता है? जैसे जल को कर सकते हैं, सौर ऊर्जा को कर सकते हैं, पवन को कर सकते हैं, बट कोयला को नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है यानी कि किस राज्य में? तो यानी कि बरौनी में है ना। उसके बाद आगे चलते हैं। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो तुंगभद्रा है। कौन हो जाएगा आपका? तुंगभद्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण जो हुआ था वह कब हुआ था? तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? ए के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि कृषि, याद रखेंगे। क्या है? कृषि। इस चैप्टर 1 का क ख ग घ क का अंग तकला था, यह चैप्टर 1 था आपका। अब चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं, है ना।
300 से 400 क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसीलिए काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं, है ना। आप लोग रिवीजन कीजिए जितना हो सके उतना। निम्नलिखित में से कौन सा बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? यह आपका छिपी बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? सी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? तो देखिएगा, रबर भी रोपण फसल है, चाय भी आपका हो जाएगा, गन्ना भी होगा, यानी कि इनमें से सभी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन कहता दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? तो कौन नहीं करेगा? राजमा नहीं करती है। कौन करेगा? राजमा नहीं करती है। धान एक प्रकार का क्या है? तो यह आपका जैसे ओस भी है, अमन भी है, यह बोरो भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, इनमें से सभी है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? यह हो जाएगा कपास। क्या हो जाएगा आपका? कपास। कपास जो है से क्या है? खरीफ फसल है। क्या है आपका? खरीफ फसल। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है? तो देखिएगा, धान के समय जितना भी होता है वह खरीफ फसल, और गेहूं के समय में जितना होता है वह आपका रबी फसल होगा। तो कहता है खरीफ फसल कौन है? तो चावल आपका खरीफ फसल है ना। सरसों हो गया, गेहूं हो गया, मटर हो गया, आपका रबी फसल है। निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल है? तो गेहूँ आपका क्या है? रबी फसल है। गेहूँ आपका रबी फसल है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो धान आपका खाद्य फसल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया कितना बार भी। निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल कौन नहीं है? देखिए, रबर है आपका, है ना, उसके बाद चाय भी है, गन्ना भी है, रबर भी है, बट धान जो है से आपका रोपण फसल नहीं है। तो आपका आंसर जो होगा आपका धान आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद ऑपरेशन फ्लक्स किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे, डेयरी विकास से, जो दूध उत्पादन होता है उससे। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। निम्नलिखित में से इसका जो अगर देखा जाए, डेयरी जो है से करनाल यानी कि हरियाणा में इसका कथी है, माने एक माने अथी बनाया गया है। उसके बाद आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो आपका चीनी उद्योग। क्या है आपका? चीनी उद्योग। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। सोपानी कृषि प्रचलित है किस राज्य में? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड में, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे, है ना। तो बोकारो यानी कि इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बना है? तो यह हो जाएगा रूस, यानी कि बोकारो जो है से क्या है? रूस। यह जो है से तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया गया था, और दूसरा पंचवर्षीय योजना के तहत 3 गो बनाया गया था, जो एक था आपका भिलाई, एक था आपका राउरकेला, एक था दुर्गापुर। याद रखेंगे, दुर्गापुर जो है से ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था, भिलाई जो है से आपका रूस के सहयोग से बनाया गया था, और यह जो था राउरकेला जो था वह जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और बोकारो वाला हो जाएगा आपका रूस के सहयोग से बनाया गया था। उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ, अगर कहेगा से राउरकेला कहाँ पड़ता है, या कहेगा से दुर्गापुर कहाँ पड़ता है, भिलाई कहाँ पड़ता है, याद रखेंगे यह दुर्गापुर जो पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। बोकारो कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। उसके बाद राउरकेला आपका कहाँ पड़ेगा? उड़ीसा में। और एक आपका हो जाएगा भिलाई, आपका कहाँ पड़ेगा? छत्तीसगढ़ में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक यानी कि फसल नहीं है? तो गेहूं आपका व्यावसायिक फसल नहीं। ऑप्शन नंबर डी। रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? तो अक्टूबर से नवंबर में। अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है। यानी कि दाल जो है से किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? यह आपका हो जाएगा सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दाल में। चलते हैं आगे क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3 उद्योग के बारे में चलेंगे, है ना। किसके बारे में चलेंगे? उद्योग के बारे में। क्या कहता है, भारत का पहला सीमेंट उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? तो चेन्नई में। ऑप्शन नंबर डी। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा गया है? तो जमशेदपुर को। किसको कहा गया है? जमशेदपुर को कहा गया। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात बनाया गया था? तो दुर्गापुर। ब्रिटेन याद कैसे रखेंगे जानते हैं? दुर्गापुर, दुर्गा जी के कई गो हाथ? 10 गो। तो ब्रिटेन 10 माने 10, फंसा लीजिएगा। अब भिलैबा गया रूस, तो भिलाई तो रूस के सहयोग से। दूध नहीं पिया तो भिलैबा गया रूस, फंसा कर रखिएगा। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब किया गया था?
तो 1948 में, 1948 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? तो कोलकाता में किया गया था, बट वहाँ सक्सेस नहीं हुआ था, इस बात को ध्यान रखेंगे। भारतीय लौह और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया था? तो वर्णपुर में। कहाँ किया गया था? वर्णपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। अच्छा, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कहाँ है? तो कोलकाता और हावड़ा, कोलकाता और हावड़ा, ऑप्शन नंबर डी के साथ, क्योंकि कोलकाता में ही हुगली नदी है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? यह आपका हो जाएगा चीनी। क्या हो जाएगा? चीनी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? यह दिल्ली में किया गया था। कहाँ किया गया था? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। तो जूट मिल सबसे पहले कहाँ? तो दिल्ली में स्थापित किया गया था। सिलिकॉन शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो बेंगलुरु को। किसको जाना जाता है? बेंगलुरु को जाना जाता है, सिलिकॉन सिटी। उसके बाद सिंदरी किस उद्योग के लिए, यानी कि सिंदरी किस उद्योग के लिए प्रचलित है? तो उर्वरक के लिए। किसके लिए? उर्वरक सबसे ज़्यादा कहाँ? सिंदरी में पाया जाता है। उसके बाद राउरकेला लौह इस्पात जो है कहाँ है आपका? उड़ीसा। राउरकेला उड़ीसा, राउरकेला उड़ीसा, है ना, याद रखेंगे, राउरकेला उड़ीसा। और आगे यह किसके सहयोग से बना था? तो ब्रिटेन के सहयोग से नहीं, ब्रिटेन ने जर्मनी के सहयोग से मिला था, बना था ये, है ना। राउरकेला, राउरकेला उड़ीसा में है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से छोटे, अगर गलती हुआ होगा उसके लिए सॉरी कोई। उसके बाद आगे निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो यानी कि खिलौना उद्योग। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? यह बोकारो लौह इस्पात, है ना, बोकारो लौह यानी कि इस्पात जो है से संबंधित है, सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है। भारत में कहता है सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यह हो जाएगा टाटा लौह इस्पात कंपनी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। पित्तल बनाया जाता है किसका किसका मिश्रण होता है? तांबा और जास्ता, तांबा और जास्ता। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर सी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब किया गया था? तो 1907 में किया गया था, 1907, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। नेपाल नगर किसके लिए प्रचलित है? अखबारी कागज के लिए। अखबारी कागज के लिए नेपाल नगर प्रसिद्ध है। कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हुए हैं? तो 10। ऑप्शन नंबर किसके साथ चलेंगे? ए के साथ चलेंगे, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 में क्या कहता है? राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जो है किसको किसको जोड़ता है? तो इलाहाबाद से हल्दिया तक। इलाहाबाद से क्या है? हल्दिया तक, याद रखेंगे। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर पूर्वी रेलवे, उत्तर पूर्वी रेलवे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद यानी कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। उसके बाद आगे एक नौर बंदरगाह या पतन किस राज्य में स्थित है? तो आपका हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई। मध्य रेलवे मुंबई। अगर पश्चिम रेलवे कहेगा तो मुंबई जाइएगा, पूर्व रेलवे कहेगा तो कोलकाता जाइएगा, उत्तर रेलवे कहेगा तो दिल्ली जाइएगा, दक्षिण रेलवे कहिएगा चेन्नई जाइएगा, है ना। उसके बाद आगे भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किस शासनकाल में हुई थी? यह जो हुआ था डलहौजी के समय में हुआ था 1853, 1893 नहीं बल्कि 53, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे, है ना। अगले क्वेश्चन क्या कहता है? निर्यात संवर्धित क्षेत्र यानी कि EPZ को निम्नलिखित में से किस में बदल दिया गया है? याद रखेंगे, इसको किस में बदल दिया गया है?
तो आपका हो जाएगा विशेष आर्थिक क्षेत्र। विशेष आर्थिक क्षेत्र दिखाई दे रहा है ना, ज़्यादा जूम करेंगे तो फट जाएगा। उसके बाद आगे निम्नलिखित में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है? तो देखिए असम जुड़ा हुआ है, नागालैंड भी जुड़ा हुआ है, मेघालय भी, बाकी मणिपुर नहीं, मणिपुर जुड़ा हुआ, मेघालय नहीं। बाकी एक बात और ध्यान में रखिएगा, मेघालय में भी जुट गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर भी हो गया, ये पहले का डाटा है, इसके लिए उसके लिए क्षमा चाहते हैं, सॉरी। बाकी इसके अकॉर्डिंग जो है आपका मेघालय ही होगा। ओके, आगे चलते हैं। नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे लंबी सीमा है? तो उत्तर प्रदेश के साथ, याद रखेंगे, किसके साथ? उत्तर प्रदेश के साथ है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर रेलवे का अभी ये बताएं, नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण जो है कब किया गया था? तो 1953 में। 1953 में, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। उसके बाद मुर्मुआओ बंदरगाह कहाँ है? तो यह आपका गोवा में है। कहाँ है? गोवा में, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र है, वह कहाँ है? गुजरात में। कांडला कहाँ है? कांडला बंदरगाह गुजरात में है। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी बदल दिया गया था, वह कब बदल दिया गया था? तो यह जो किया गया था 1997। 1997 में कर दिया गया था। विश्व का प्राचीनतम परिवहन संसाधन क्या है? यह होगा जल परिवहन। क्या होगा आपका? जल परिवहन, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। राष्ट्रीय डाक विभाग की स्थापना कब किया गया था? यह जो किया गया था 1854 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चली थी? यह जो चला था महाराष्ट्र में। डेक्कन सबसे पहला का गाड़ी जो था डेक्कन क्वीन कह सकते हैं, डेक्कन क्वीन जो चला था यह कहाँ? महाराष्ट्र में चला था। एशिया का पहला निर्यातक संवर्धन यानी कि क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत में ही किया गया, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। निम्नलिखित में से कहता कौन संचार सेवा का अंग है? यह हो जाएगा समाचार पत्र भी है आपका, टेलीफोन भी है आपका, टेलीविज़न भी है, तो इसके साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। कहता भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो यह हो जाएगा उत्तर रेलवे। क्या हो जाएगा आपका? उत्तर रेलवे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। भारत के किस शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो कलकत्ता में भी है ना, दिल्ली में भी है। ये पुराना डाटा के अकॉर्डिंग है, तो बाकी इसके अकॉर्डिंग चलेगा तो आपका दिल्ली माने कलकत्ता दिल्ली याद रखेंगे, ठीक है ना। चलते हैं अब आगे। स्वर्ण चतुर्भुज संबंधित है किससे? तो सड़क परिवहन से, ऑप्शन नंबर बी सड़क परिवहन से है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह है, सबसे पहला का बंदरगाह। इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? NH, अब ये पहला का डाटा है NH का माने 7, बाकी अब जो है NH 44 हो गया, NH का यानी कि 44, ये NH आपका 44 हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है ना। NH आपका 44, तो इसके साथ अगर चलेगा थी, बाकी इसको याद नहीं रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि नए का डाटा आप NH 44 से याद कर ले लेंगे। और छोटका जो हो जाएगा 47 का ए हो जाएगा, छोटा माने राजमार्ग। अब आगे चलते हैं। भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1986, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया था? तो 6 भागों में बांटा गया था, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। चलते हैं अब आगे। ऑप्शन नंबर, चलिए अब आगे चलते हैं। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा राज्य आता है? तो महाराष्ट्र। क्या आ जाएगा? महाराष्ट्र। भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? तो यह समुद्री मार्ग द्वारा, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। सबसे ज़्यादा व्यापार यानी कि स्वर्ण चतुर मार्ग से संबंधित है, किससे? माने ये में से कौन सा है? तो लखनऊ नहीं है, पटना नहीं है, गांधीनगर नहीं है, चेन्नई है ना, चेन्नई है, याद रखेंगे। मुंबई भी होगा, दिल्ली भी होगा, है ना, कलकत्ता भी होगा आपका, चेन्नई भी हो जाएगा। उसके बाद आगे, किस वर्ष से इंडियन या लाइंस को इंडियन नाम दिया गया था? 2005 में। 2005
5 में। आगे चलते हैं। भारत को कुल कितने डाक से क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 8 गो में। कितने में? 8 गो है ना। डाक क्षेत्र को बांटा गया 8 जोन में कर सकते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक मार्ग नहीं है? तो सीमा सड़कें नहीं है। पूर्व पश्चिमी यानी कि ग्वालियर हैते है, एक्सप्रेस भी है, स्वर्ण चतुर्भुज भी है, बाकी सीमांत सड़क नहीं, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी आपका राइट आंसर होगा। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन पाया जाता है? 7%। क्या परसेंट? 7% आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन, बिहार राज्य संपन्न है ना। तो कृषि प्रधान के लिए, कृषि के लिए गंडक परियोजना है। गंडक परियोजना है तो वाल्मीकि नगर में। कहाँ है गंडक परियोजना? वाल्मीकि नगर। कहाँ है? वाल्मीकि नगर, याद रखेंगे, वाल्मीकि नगर। उसके बाद चलते हैं, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? तो बिहार से जुड़ी हुई कौन है? नेपाल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। कोकोलत यानी कि जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो यह आपका हो जाएगा नवादा, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नवादा जिले में है कोकोलत यानी कि जलप्रपात। बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार के किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक में हुई है? तो सोन नदी। कौन नदी? सोन नदी का उद्गम जो है अमरकंटक से हुई है। क्या होगा? अमरकंटक से। बेकार आ रहा है उसके लिए सॉरी। बिहार में कितने ज़िले हैं? बिहार में 38 ज़िले हैं। बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? यह आपका 60% कृषि क्षेत्र है। कितना परसेंट? 60%। गोलघर का निर्माण कब किया गया था? 1786 में किया गया था गोलघर का निर्माण। बिहार के रज्जू मार्ग कहाँ है? आपका हो जाएगा राजगीर में आपका रज्जू मार्ग है। ठीक है ना। उसके बाद बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बिहार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो पटना में है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो अनाज रखने के लिए बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का भी माने फैलाव है? तो यह 5%, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, 5%। उसके बाद कहता है बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में किया जाता है? तो यह जो किया जाता है रोहतास में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? रोहतास में। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। कांवर झील स्थित है। कांवर झील स्थित है कहाँ स्थित है? बेगूसराय जिला में। कहाँ है? बेगूसराय जिला में स्थित है कौन? कांवर झील। राज्य के कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि क्षेत्र में लगी हुई है? यह जो हो जाएगा 80%। कितना हो जाएगा? 80%। कितना हो जाएगा? 80%। याद रखेंगे कितना परसेंट? 80%। चलते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। पटना में है। उसके बाद चलते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। संजय गांधी यानी कि पटना में हो जाएगा। उसके बाद पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? अनाज के लिए हो गया था। उसके बाद बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन पाया जाता है? तो 5% हो जाएगा। उसके बाद कांवर झील कहाँ है? तो बेगूसराय में है। उसके बाद बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ किया जाता है? रोहतास में किया जाता है। राज्य के कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो 80%। कितना होगा? 80%। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? तो 60%। याद रखेंगे 60%। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ जो है कब किया गया था? तो 1955। याद रखेंगे 1955। उसके बाद बिहार में कुल कितने आधुनिक क्षेत्र वन का विस्तार है? तो यह आपका हो जाएगा 6374 किलोमीटर, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका है। ओके। तंबाकू उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो यह हो जाएगा गंगा का दियारा। गंगा का दियारा आपका तंबाकू उत्पादक क्षेत्र है, गंगा का दियारा। बिहार के जूट उत्पादन में यानी कि बिहार में जूट उत्पादक में माने कौन है? कौन सा माने अति रहा? तो गिरावट रहा है या अधिक रहा है?
तो बिहार में जूट उत्पादन में गिरावट रहा है सबसे ज़्यादा। अगर पहला मिल की अगर बात किया जाए तो दिल्ली में, याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 5 के क, है ना। उसके बाद चलते हैं आगे। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है जी? भागलपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भागलपुर में कहलगांव, भागलपुर ज़िले में। उसके बाद बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो सोन परियोजना। सोन परियोजना ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, सोन परियोजना है। कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? तो यह आपका हो जाएगा कांटी है, कहलगांव ए भी है, नवीन नगर ए भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? तो मुजफ्फरपुर में। कांटी कहाँ पड़ता है? मुजफ्फरपुर में, याद रखेंगे। कांटी कहाँ पड़ता है? मुजफ्फरपुर में। बिहार के खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं तो कहाँ? गंगा के दुरोण में, गंगा के दुरोण में, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। पाइराइट खनिज है, पाइराइट खनिज क्या है? तो यह अधात्विक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि अधात्विक है। बिहार में बीएचपीसी द्वारा बृहत परियोजनाओं की संख्या कितनी है? तो आपका 10 है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10। बिहार के सोन अयस्क के प्रति टन शुद्ध सोना प्राप्त होता है तो 0.1 से लेकर 0.6 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाएं की कुल विद्युत उत्पादक क्षमता कितनी है? तो यह हो जाएगा 44.20 मेगावाट, ऑप्शन नंबर 20 बी, ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे। और कहता है तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो यह बरौनी में। तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी में है। उसके बाद आगे चलते हैं। जितना भी है सब बिहार स्पेशल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एकदम चटनी के तरह इसको क्या करना है? चाट जाना है, ठीक है ना, बिहार वाला को। और बिहार से जितना भी अगर एग्ज़ाम होता है बिहार के रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। चलिए दिल थाम के बैठिएगा सभी आदमी, है ना, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है, इसके लिए हम थोड़ा सा टाइम नहीं दे पा रहे, एकदम तेज़ी से चले, रिवीजन करा रहे। एशिया में सबसे बड़ा रेलवे वर्कशॉप कौन सा है? यह आपका हो जाएगा जमालपुर। क्या हो जाएगा? जमालपुर, जो ऑप्शन नंबर आपका ए है, ऑप्शन नंबर ए। मंदार पहाड़ी जो है हिल किस जिले में है? यह बांका में है। मंदार कहाँ पड़ता है? बांका में। कहाँ पड़ेगा? बांका में हिल्स। उसके बाद आगे पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है जी? हाजीपुर। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? यह हो जाएगा 6283, 6283, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर हो गया, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो आपका राजगीर में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? यह हो जाएगा ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ। बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय है, वह कहाँ है? तो सोनपुर या हाजीपुर, यानी कि जोन जो है कहाँ है? हाजीपुर में, जो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। सिगरेट का कारखाना कहाँ है? तो यह हो जाएगा मुंगेर में। कहाँ है? मुंगेर में, ऑप्शन नंबर ए के साथ। ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो यह जगह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है और इसका मरम्मत कौन करवाया था? शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। आगे चलते हैं। अशोक पेपर मिल किस जिले में अवस्थित है? यह समस्तीपुर में है और समस्तीपुर, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित होता है? तो हाजीपुर में। कहाँ? हाजीपुर में। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब किया गया था? यह 1860 में। 1800 कब? 60 में। और भारत में कहते थे 1853 में और बिहार में कहेगा था 1860 में। खाद कारखाना कहाँ स्थित है? यह हो जाएगा बरौनी। खाद कारखाना कहाँ है? बरौनी, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। किस नगर में कालीन यानी कि कालीन तैयार होता है? यह जो तैयार किया जाता है दाऊद नगर में, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, दाऊद नगर। राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस तट पर स्थित है? यह हो जाएगा महेंद्रू घाट। क्या हो जाएगा? महेंद्रू घाट पर जो है राष्ट्रीय पोत संस्था स्थापित है। उसके बाद
पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? यह आपका हो जाएगा जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, है ना, याद रखेंगे। ये अभी जो है आपका बिहार से रिलेटेड है, बहुत ही बिहार का जितना भी है सब कवर करेंगे। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? यह आपका हो जाएगा सबसे ज़्यादा घनत्व वाला है आपका पटना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पटना। बिहार का सबसे बड़ा नगर भी आपका पटना ही है। उसके बाद सासाराम नगर का विकास हुआ था कब? तो मध्य युग में। ऑप्शन नंबर ए मध्य युग में हुआ था। सिखों के 10वें गुरु अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो यह जो हुआ था आपका पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? पृथक के मतलब होता अलग हुआ था। 1912 में, 11 में अनाउंस किया गया था और 12 में कर दिया गया था। किसके समय में? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में, याद रखेंगे। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? 121 करोड़। 121 करोड़ यानी कि 121.08 यानी कि 121.08 करोड़, याद रखेंगे इसको, ठीक है ना। उसके बाद आगे यह 121। झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था? तो झारखंड राज्य का गठन किया गया था 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को। राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल अगर बताइए तो बिहार में। कहाँ? बिहार में। उसके बाद आगे बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिले में है? तो पटना में। सबसे ज़्यादा आबादी किस जिले में? पटना जिले में है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया। कहाँ हुआ था? बोध गया में, याद रखेंगे। कितने? 6 वर्ष के तपस्या के बाद। महावीर किए थे 12 वर्ष के तपस्या के बाद, यानी कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। उनको हुआ था महावीर को रिजुपालिका नदी के तट पर, और गौतम बुद्ध को हुआ था फल्गु नदी के तट पर। फल्गु नदी जहाँ पे अगर कोई डेट कर जाता है तो वहाँ पर पिंडदान किया जाता है, फल्गु नदी में है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और 6 वर्ष के तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था। जन्म भी हुआ था बुद्ध पूर्णिमा को, मृत्यु भी बुद्ध पूर्णिमा को, और ज्ञान की प्राप्ति भी जो हुआ था बुद्ध पूर्णिमा को ही हुआ था। इस बात को ध्यान रखेंगे, ज़्यादा डिस्कशन करने का टाइम नहीं है। आगे चलते हैं। कुशेश्वर स्थान किस जिले में है? यह आपका दरभंगा में है। ऑप्शन नंबर डी के साथ। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? यह आपका लिच्छवी जो है गणतंत्र भारत के बिहार राज्य में स्थित है। कहाँ है? बिहार राज्य में। 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार नगरीय आबादी कितना था? यह 10.5 था। 10 पॉइंट क्या था? 5 था। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? यह जो हो जाएगा 9 करोड़ से अधिक। ऑप्शन नंबर ए के साथ, है ना। अब भी कितना होगा वो पहले कितना रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, डाटा चेंज हो जाता है। अधिक। उसके बाद आगे 1991 से लेकर 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितना रही थी? यह जो रहा था 28.63%। ऑप्शन नंबर सी। बिहार में ग्रामीण आबादी कितना रहा? तो यह हो जाएगा 89.5। ऑप्शन नंबर ए। बिहार में प्राचीन नगर कौन सा नहीं है? यह कौन नहीं है? तो छपरा नहीं है। छपरा नहीं है। नालंदा हैते है, पाटलिपुत्रा हैते है, वैशाली हैते है ना। नालंदा की अगर बात किया जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय वहीं पर है जो कुमार गुप्त ने बनवाया था और बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था, है ना। और बख्तियार खिलजी जो है कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। बिहार में ये हो गया छपरा में। छपरा अविभाजित बिहार की एकमात्र योजित नगर था। कौन था? टाटा नगर। कौन था? टाटा नगर। यानी उसके बाद आगे चलते हैं। तल चिन्ह की यानी कि सहायता से किसी स्थान के विशेष की मापी की गई चिन्हों को क्या कहा जाता है? यह जो किया जाता है स्थानीय ऊंचाई। क्या कहा जाता है? स्थानीय ऊंचाई। स्थानीय ऊंचाई।
अब आगे चलते हैं। उच्चतम यानी कि प्रदर्शन के लिए हैसूर के विधि का विकास किसने किया था? यह किया था लेमान ने किया था। कौन किया था? लेमान। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए उसके बाद आगे, अस्तर यानी कि रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में नीले रंग के किस भाग को दिखाया गया है? यह जो दिखाया गया है जल को, क्या? जल को। परिवर्तीय छाया यानी कि छायाकरण विधि में भू आकृति पर यानी कि विकास दिशा के यानी कि प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है, उसको क्या कहा जाएगा? तो आपका हो जाएगा उत्तर पश्चिमी। क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिमी। उसके बाद आगे चलते हैं। ये चैप्टर 1 क्या हो जाएगा आपका ख़त्म, फिर 1 से स्टार्टिंग हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक आपदा और एक परिचय आपदा के बारे में। उसके बाद एक ही वीडियो में इतना रहने देंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको ना होगा तो टोटल बचा हुआ है वो आपका प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब आगे कहता है, जो पूर्वोत्तर छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा की प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो यह हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम यानी कि ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आगे, छोटी महीने की एक छोटी खंडित रेखाओं को ढाल दिया जाता है, जिसमें खींचकर एक उच्चतम एवं न्यूनतम विधि द्वारा माने बनाया जाता है। तो उस विधि को क्या कहते हैं? हैसूर। क्या कहेंगे? हैसूर, ऑप्शन नंबर सी के साथ, है ना। तो आज के सिवा इतना ही रहने देते हैं, है ना। और एक और बच गया आपका एक पार्ट, है ना। एक पार्ट में और माने एक दिन में नहीं हो पाएगा, है ना। अगर चाहिएगा तो ख़त्म कर सकते हैं ना। चलिए, ना होगा तो हम लोग क्या करते हैं, ये माने ख़त्म हो गया। प्राकृतिक आपदा है, इसको भी हम ना होगा तो थोड़ा सा कवर कर लेते हैं तुरंत, ठीक है ना। एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एकदम तेज़ी से चलिएगा, है ना। तेज़ी से चलिएगा तो आराम से हो जाएगा। चलिए, क्या कहता है, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद जो है सब प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। निम्नलिखित में से भूकंप तरंगे मापक यंत्र कौन सा है? सिस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। मानव जनित आपदा कौन सा है? तो ये हो जाएगा आतंकवाद। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। सुनामी संबंधित है किससे? तो समुद्र से। ऑप्शन नंबर सी। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो यह हो जाएगा समुद्र में भूकंप का आना। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा मानव जनित आपदा नहीं है? यह हो जाएगा सुनामी जो है मानव जनित आपदा नहीं, बाकी आतंकवाद है, रेल दुर्घटना है, सब जो है कहता है इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो कौन? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। कहता महाराष्ट्र में भूकंप आने पर मुख्य कारण क्या था? यह जो था आपका कोयना बांध का निर्माण। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो हिंसा जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। उसके बाद आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्या कहता है, कृषि यानी कि सुखाड़ होता है कब? जल के अभाव के कारण सूख जाता है। उसके बाद सुखड़ या सूखे के लिए उत्तरदायित्व कारण होता है क्या? जल या वर्षा की कमी। ऑप्शन नंबर ए। नदियों का बाढ़ आने पर मुख्यतः कारण क्या हो सकता है? तो यह नदी की तली में माने जम जाना, वर्षा की अधिकता होना, जल की अधिकता होना, यह सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन सा है? यह आपका हो जाएगा बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी। बिहार में कौन सा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? यह आपका उत्तर बिहार। क्या हो जाएगा आपका? उत्तर बिहार बाढ़ क्षेत्र माने संबंधित है, या कह सकते हैं बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो उत्तर बिहार। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रभाव है? यह दक्षिण बिहार। तो उत्तर बिहार में पानी, तो दक्षिण बिहार में सूखा। आपदा प्रबंधक का मुख्य घटक कौन सा है? यानी कि स्थानीय प्रशासन हो जाएगा, स्वयंसेवी संगठन हो जाएगा, गांव एवं मोहल्ले के लोग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप इनमें से सभी मारिएगा। सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? यह प्राकृतिक आपदा है, जो ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए।
उसके बाद बाढ़ क्या है, तो बाढ़ है क्या, प्राकृतिक आपदा है, जो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आगे चलते हैं, बस अब ख़त्म ही होने वाला है, दम धरिए, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा दम धरिएगा, बस हम लोग क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। एक दिन में आपका ज्योग्राफी ख़त्म कर दिए, एक दिन में आपको हिस्ट्री ख़त्म करेंगे, और एक दिन में हम सोचते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों को एक दिन में आपको रगड़ दे। एग्ज़ाम से पहले पूरा आपको सिलेबस हम ख़त्म करा देंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये ज़रूरी नहीं है बिहार पुलिस ही नहीं, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, ईटीसी सभी एग्ज़ाम के लिए रामबाण है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा तो लाइक और शेयर बनता है, और जो आदमी नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि बेल आइकन दबाइएगा तभी जाकर आपको समय समय पर नोटिफिकेशन जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलते हैं अब सेशन को स्टार्ट करते हैं, गौर कीजिएगा। कहता है महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है, इसको हम कहते हैं क्या, सुनामी। क्या कहते हैं, सुनामी। उसके बाद गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी का है, तो जोन 5 का है। जोन क्या है, 5 का, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी। भारत में अत्यंत यानी कि विनाशकारी भूकंप आया था, माने अत्यधिक जो आया था भूकंप, जो कब आया था, तो 1934 में। 1934 में भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी। एक बात और, जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी सुपर है, जो TRE 4 है, TRE 3 तो ख़त्म हो गया, TRE 4 के लिए इतना रामबाण काम करेगा, इतना जिसका कोई हिसाब नहीं, इसलिए एकदम सुपर है। जो सभी एग्ज़ाम के लिए समझिए से एक कैप्सूल ना कहता है, टॉनिक है ही, इस बात को ध्यान रखिएगा, एक तरह से समझिए सही टॉनिक ही है। 1934 में आया था ये क्वेश्चन, बिहार बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है ना। अत्यंत विनाशकारी भूकंप, भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सा होता है, तो एल तरंग। कौन होता है, एल तरंग। भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है, यह केंद्र से होती है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अत्यधिक प्रभावित होता है, तो यह हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, बलित पर्वत क्षेत्र हो जाएगा, भूतल यानी कि भूपटलीय हो जाएगा, या महासागरीय हो जाएगा, इनमें से सभी, इनमें से सभी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए, यह हो जाएगा सागर तट के दूर, सागर तट से दूर। उसके बाद आगे भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, तो आयताकार होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद भूकंप के केंद्र से ऊर्ध्वतर यानी कि पृथ्वी पर केंद्र को क्या कहा जाता है, अवधि केंद्र कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। सुनामी किस स्थान पर आता है, यह समुद्र में ही सुनामी आता है, इस बात को ध्यान रखेंगे सभी आदमी। निम्नलिखित में से कहता भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर कौन सा है, तो देहरादून है, जो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो देहरादून, भूकंप की पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है, तब पी तरंग। सबसे पहले पी तरंग पड़ता है, बाकी सबसे विनाशकारी जो है आपका एल तरंग होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। 22 दिसंबर 2004 को विश्व की किस हिस्से में भयानक सुनामी आया था, तो यह बंगाल की खाड़ी में आया था, याद रखेंगे, 2004 में, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। उसके बाद भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो भूकंप केंद्र कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कहता सुनामी का मुख्य कारण क्या है, तो यह समुद्री भूकंप जैसे सुनामी का मुख्य कारण है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अब आगे, ख़त्म होने ही वाली है, धैर्य रखिए। उसके बाद आगे चलते हैं। मामले के नीचे दबे हुए यानी कि मामले के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र के मदद से हम लोग करते हैं, तो यह हो जाएगा इंफ्रारेड यानी कि कैमरा का प्रयोग करते हैं, जो ऑप्शन नंबर क्या है आपका बी होगा। मानव के मकान में कहता है आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए, तो अग्निशामक यंत्र को बुलवाना चाहिए, इस बात को ध्यान रखेंगे, है ना। इन से आग बुझने तक इंतज़ार करेंगे या दरवाज़ा या खिड़की को बंद कर देंगे, इससे गलत बात है। उसके बाद
के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो सभी आदमी जानते हैं सो ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए, नहीं तो सब दहा हुआ का क्या करेगा, लेकर चला जाएगा। आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो ठंडे पानी डालना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। उसके बाद आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। आगे संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो सार्वजनिक टेलीफोन है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। सुदूर संवेदी उपकरण जो है, सुदूर संवेदी उपकरण का उपयोग जो किया जाता है, कहाँ किया जाता है? दूर संचार के लिए किया जाता है। दूर संचार यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इंफ्रारेड यानी कि कैमरा का प्रयोग निम्नलिखित में से किस आपदा में किया जाता है? तो यह भूकंप में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो मोबाइल फ़ोन है। क्या है? मोबाइल फ़ोन। आधा आदमी तो मोबाइल के कारण बिगड़ गया है जी, है ना। पढ़ाई लिखाई कम करता है और यूट्यूब हो गया, इंस्टा हो गया, फेसबुक होगा, वही में दिन भर लगते रहता है। पढ़ने के लिए बैठेगा, लुसुर फुसुर हाथ करते रहेगा। ये चलते इस बात को ध्यान रखिएगा, जिस समय पढ़िएगा उस समय मोबाइल जो है जैसे अभी अगर क्लास कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ लड़का ऐसा भी होता है, देखते देखते क्लास है, तनिक सोचलक से तनिक इंस्टा चला लेते हैं, फेसबुक चला लेते हैं। ये सब गलत बात है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। एक तो उम्र आदमी को धीरे धीरे ख़त्म होते जाता है, ये नहीं सब पुनः आता है ना। और जितना जल्दी सिलेक्शन ले लीजिएगा उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। समांतर संचार व्यवस्था के संबंधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो केबल का टूट जाना, जो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए, इस तरह से आप लोगों का क्या हुआ, पूरा सेशन हम क्या किए, ख़त्म कर दिए और बड़ी मेहनत लगा, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जितना से जितना हो सके। जो भी बिहार पुलिस दरोगा, उसके बाद बिहार एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बिहार टीचर हो गया, इसके लिए तो और रामबान होगा, है ना। तो इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। और ये सब जितना भी हो उसमें थोड़ा सा आप वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। कल हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे हिस्ट्री का, है ना। पूरा एक दिन में 300 से 400 हिस्ट्री का पूरा क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट दिन जो हम लोग लाएंगे साइंस का लेके आएंगे, ठीक है। 10th का पूरा पहले ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद 9th के करेंगे। यही सिलेबस आप लोगों को पूछा जाएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही काफ़ी।